जब आप प्रॉक्सी वॉर से असद को नहीं गिरा सके, तो क्या आप प्रॉक्सी वॉर से रशिया की इतनी बड़ी वॉर मशीन उसको डिफीट कर सकते हैं? तो हालात कहां जा रहे हैं? ये हालात वेस्ट के खिलाफ जा रहे हैं। ये जंग जो चल रही है, इसमें नुकसान हो रहा है, इसमें यूक्रेन का नुकसान हो रहा है, रूस का नुकसान हो रहा है, लेकिन यूरोप तो बर्बाद हुआ जा रहा है। और हमारे और आपके ऊपर धीरे धीरे ये आंच बढ़ेगी, बढ़ती जा रही है, कीमतें बढ़ रही हैं। ये एक अगली कोल्ड वॉर के चक्कर में है कि कोल्ड वॉर फिर से हो। देखिए, कोल्ड वॉर की जरूरत है, दुश्मन उधर हो, वरना रेथियन का क्या होगा? वरना ये जितने भी असलहों की बोइंग का क्या होगा? भाई, पूरी इकोनॉमी अमेरिका की जो है वो डिपेंड करती है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज एक बार फिर हम सईद नकवी साहब की खिदमत में हैं और कई इंटरनेशनल खबरें हैं जिन पर उनसे बात करनी है। वो एक लंबे तजर्बे के साथ जो बातें बताते हैं वो बहुत ही अहम होती हैं और पेशीन गोई करते हैं कुछ चीज़ों की, तो वो भी अक्सर पूरी होती हैं। इसमें आज हम जिन इश्यूज पर बात कर रहे हैं वो एक तो ये कि सईद नकवी साहब ने एक यूक्रेन जंग के सिलसिले में एक मजमून लिखा है जो बहुत ही अहम है, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा इजराइल में फार राइट यानी हार्ड लाइन सरकार आई है, ऐसी सरकार जिसके बारे में न सिर्फ फिलिस्तीनी एक कंसर्न जाहिर कर रहे हैं, दुनिया के कई मुल्क, कतर की सरकार ने तो बाकायदा सरकारी तौर पर भी एक रिएक्शन दिया है, बल्कि खुद इजराइल के अंदर भी उस हुकूमत की मुखालिफत हो रही है। वो क्या कुछ है, क्या कुछ कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। और जॉर्डन के बादशाह ने कहा है कि अल कुद्स की जो रेड लाइन है, अगर वो पार होंगी तो तीसरा इंतफाजा शुरू हो सकता है। इंतफाजा अरबी में आमतौर पर फिलिस्तीनियों की तरफ से इजराइल की कार्रवाइयों के जो जवाब में जो कार्रवाई वो करते हैं उसको कहा जाता है। तो उन्होंने तीसरे इंतफाजा शुरू होने की एक तरह से वार्निंग दी है। क्या कुछ है यूक्रेन जंग, उसका असर, और यहां मिडिल ईस्ट में जो एक ये बड़ी तब्दीली आई है उसके क्या असर होंगे? सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि यूक्रेन जंग का क्या कुछ मामला है, और खास तौर पर चीन और रूस के नजदीक आने पर, जिसमें कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग आने वाले स्प्रिंग में मॉस्को जा सकते हैं, वो उस पर अमेरिका ने बड़ी चिंता जताई है। चीन और रूस के नजदीक आने पर क्या कुछ है इस यूक्रेन जंग के बाद के हालात, उस पर हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन ताजा सूरत हाल क्या है? देखिए, शी जिनपिंग का मॉस्को जाना ये एक गोया रेसिप्रोकल मामला हुआ, क्योंकि जो अहम बात होनी थी वो 4 फरवरी 2022 को हो गई, जबकि ये लोग बीजिंग में मिले, 40 पेज का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, कितने ही मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे दस्तखत किए, और उसके बाद डिक्लेयर किया दोनों ने, बिल्कुल ये दोस्ती जो है, इस दोस्ती की कोई लिमिट नहीं है। यानी हम स्पेस में जा सकते हैं, हम न्यूक्लियर एनर्जी में जा सकते हैं, हम साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हैं, कोई भी लिमिट इस वक्त नहीं है। ये था 4 फरवरी को।
जिसकी वजह से एक परेशानी और खलबली वेस्टर्न कैंप में मची और इतना टेम्पो रेस कर दिया गया कि जंग हो रही है, जंग होने वाली, जंग होने वाली, जंग, कि वो जंग उन्होंने स्पेशल ऑपरेशंस 22 फरवरी को शुरू कर दिए। इनमें इतनी ये इसलिए है कि जंग के उस मौके पे ये मिल रहे हैं जबकि वेस्ट को परेशानियां हो रही हैं जंग में। जंग तो शुरू हो गई, अब उसमें इसमें काज़मी साहब होता क्या है कि ये मैनेजमेंट है न्यूज का। जब वेस्टर्न पावर्स और वेस्टर्न न्यूज एजेंसीज और वेस्टर्न टेलीविजन चैनल्स चाहें तो एक फजा बना दें और जब वो फजा उनको सूट ना करे तो उस तरफ से अपने कैमरे बुझा दें। इस वक्त ये फिजा है, आपको बहुत ज्यादा तस्वीरें नहीं मिल रही है डिवाइस के कि वहां बमबारी हो रही है। बमबारी हो रही है, बेपनाह लोगों को परेशानियां हैं, रूस की बमबारी रिलेंटलेस है, लेकिन अब रूस भी क्या करे, आप जंग खत्म कीजिए। वो कहते हैं जंग खत्म करना है, आप वो जो 3 आपने एनक्लेव्स बनाए उनको छोड़ के आप जाइए, आपका एक तो भाई हमने जंग की क्यों थी भाई, जंग वगैरह वगैरह। किस्सा ये नहीं, किस्सा जो है अहम बात, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। और वो बात क्या है? ये है कि अभी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के वो प्रेसिडेंट हैं जो कि बिल्कुल ताबे हैं तकरीबन अमेरिका के, वो वॉशिंगटन गए थे और वॉशिंगटन में अभी पिछले हफ्ते, और वहां उनसे 3 घंटे तक बातें हुई। उन 3 घंटों की बातों के बाद जाहिर है अंदर जो हुआ वो सब कुछ तो बाहर नहीं निकला, लेकिन कुछ मीडिया वालों ने निकलवा लिया। मसलन ये वाजे हो गया कि अंदर काफी ऐचा तानी हुई, ज़ेलेंस्की साहब कहते रहे कि हमको और हथियार दीजिए और ये कहते रहे कि भाई हम नहीं दे सकते। अब ये बातें खुफिया होती हैं, लेकिन ये आया कैसे हो गई, वो बड़ा दिलचस्प किस्सा है। वो ऐसे कि एक रिपोर्टर ने कहा कि आपने उनको पेट्रियट बैटरीज, जो कि एंटी मिसाइल बैटरीज है, वो दे दी हैं। जब जंग शुरू हुई थी, स्पेशल ऑपरेशन शुरू हुए थे, तो आप ही के ऑफिशियल ने कहा था कि हम उनको इस किस्म के हथियार नहीं देंगे जो कि जंग को फैला दे, क्योंकि उनको अगर हम पेट्रियट बैटरीज देंगे तो एस्केलेशन होगा। ये आप फरवरी में कह रहे थे, शुरू हुआ। अब हम ये देख रहे हैं कि आप वो भेज रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको इनको जंग जितानी ही है तो जो कुछ ये जीतने के लिए मांग रहे हैं इनको दे दीजिए, खत्म हो, आर पार की लड़ाई हो जाए। तो उससे जरा सा बौखला गए। उन्होंने कहा कि जो आपने कहा उसमें इनके ये तो यस कह देंगे, यानी ये तो यस कह देंगे, लेकिन हम लोगों को ये मानना चाहिए। देखिए क्या रहा है, वो कोट कर रहा हूं मैं, हम लोगों को ये जान के चलना चाहिए कि इस जंग में एक पूरा अलायंस इन्वॉल्व है। अगर हमने, और वो अलायंस जो है वो तीसरी जंग अजीम नहीं चाहता, वो अलायंस जो है वो ये नहीं चाहता कि ये जंग आगे बढ़े और यूक्रेन के बाहर जाए। अगर हमने जरा सा भी इनको वो हथियार देना शुरू कर दिए जो कि अभी तक नहीं दे रहे थे, तो ये अलायंस टूट जाएगा।
कोट अनकोट ये अलायंस टूट जाएगा, यूरोपियन यूनियन नहीं रहेगी, नेटो का पूरा इरादा बिगड़ जाएगा, ये इन्होंने इतने अपने वर्ड्स में कहा। इसके मानी क्या है, अब इसको आप सोचें। सब गायब, यानी दुनिया के अखबारों को और सब यहाँ सब सन्नाटे में। भाई वो ये कह रहा है कि ये जंग हम जीत नहीं सकते, यही तो कह रहा है ना। वो कह रहा है हम इतने हथियार दे रहे हैं कि ये लड़ते रहें। अब क्या मतलब है लड़ते रहेगा, मतलब ये अमेरिका का खेल है कि भाई हम ये कह रहे हैं कि ये लड़े और जीत जाए, लेकिन अब जब तुम जीत की बात पे आते हो तुम कहते हो हम इतने हथियार इनको नहीं दे सकते। तो तुम क्या चाहते हो, ये जीते या ना जीते? तुम अगर इनको वो हथियार दो जिसमें ये जीत सकते हैं तो रूस से रिटेलिएशन होगा, और वो रिटेलिएशन उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा यूरोप को, क्योंकि तुम तो अटलांटिक के उस पार हो, लिहाजा वो एस्केलेशन नहीं किया जाएगा। अब यह है कि तुम्हें यानी जेलेंस्की साहब को हम वो हथियार दे सकते हैं, यानी बंदूक और तमंचे नहीं, यानी बैटरी, पेट्रियट बैटरी बड़ी सोफिस्टिकेटेड चीज है, मिसाइल भी दे रहे, वो हम तुमको दे रहे हैं, इनसे तुम अपना काम चलाओ, इस लड़ाई को जंग चलाते रहो और जीत जाओ, यानी बिल्कुल एक कैजुअली जीत जाओ। तो मैंने जो मजमून लिखा है, मैंने कहा भाई ये एक जमाने में मुझे याद है जब हिलरी क्लिंटन टीवी पे आई, जो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, और उन्होंने अपना हाथ यूं इंपीरियसली यूं, गेट आउट ऑफ द वे असद, असद हटो। और मैंने कहा भाई तुम ये कैसे कह रही हो, तुम 20 साल अफगानिस्तान में रही हो, तुम 10 साल से इराक में हो, तुम्हारे जो वॉर एम्स हैं वो पूरे नहीं हुए जहां के तुमने ऑक्यूपाई किया, और यहां तुम एक प्रॉक्सी वॉर से असद को गिरा दोगी। असद तो नहीं गिरने वाला, ये मैंने 2011 में कहा था, ये नहीं गिरेगा, और नहीं गिरा। अब मैंने उसको वही एलेगरी, वही एग्जाम्पल वो मैंने यहां दिया। मैंने कहा अब आप बताइए, जब आप प्रॉक्सी वॉर से असद को नहीं गिरा सके तो क्या आप प्रॉक्सी वॉर से रशिया की इतनी बड़ी वॉर मशीन उसको डिफीट कर सकते हैं? जाहिर है नहीं। यानी बिल्कुल एक लॉजिकल तौर से, भाई मैंने, अब मैं अगर डिस्प्रूव हो जाऊं तो मैं शर्मिंदा होऊंगा और आपके सामने अपने सामाइन से माफी मांग लूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो रविश है इस जंग की वो ये है कि चलती रहे, जीते कोई भी ना, मटिया मेल हो जाए हमारा यूक्रेन, लोग बढ़ते रहें, और कहीं दूर दराज तक ये दिख नहीं रहा है कि पुतिन के माथे पे शिकन है। आपके यहाँ अभी मैक्रोन जो कि प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के, उन्होंने कहा कि अब हमको एक नई वो यूरोपियन सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर बनाना है जिसका हिस्सा रूस होगा। उधर शोल्स, ओलाफ शोल्स जो मर्केल की जगह प्रेसिडेंट बन के आए हैं, उनके मुल्क में इत्तेफाक से 20,000 अमेरिकी फौजी मौजूद हैं। ये है जैसे जापान में ओकिनावा में जो ये दो एक्सेस पावर्स जो कि जंग हारी थी 1945 में, तो उनके यहाँ अमेरिकी फौजी यहाँ बैठे हैं और वहां जापान में बैठे हुए हैं, ओकिनावा में जाते नहीं। अब इन्होंने जो इनकी फॉरेन पॉलिसी और इनका यूरोपियन आर्किटेक्चर जो है उसमें अमेरिका जरूरी है। तो यानी अब देखिए ऑलरेडी यूरोप के अंदर फिशार शुरू हो गया है। अभी अभी आप ही ने मुझे बताया कि इटली ये कह रहा है कि साहब अब यूरोप को अमेरिका पे इकोनॉमिक डिपेंडेंस नहीं, वो मुज़िर है। तो हालात कहाँ जा रहे हैं? ये हालात
वेस्ट के खिलाफ जा रहे हैं, ये जंग जो चल रही है इसमें नुकसान हो रहा है, इसमें यूक्रेन का नुकसान हो रहा है, रूस का नुकसान हो रहा है, लेकिन यूरोप तो बर्बाद हुआ जा रहा है और हमारे और आपके ऊपर धीरे धीरे ये आंच बढ़ेगी, बढ़ती जा रही है, कीमतें बढ़ रही हैं और ये ये जो एक बहरान खड़ा किया गया है इसको खुदा के वास्ते खत्म कीजिए। आप तो खुद कह रहे हैं कि आप जीत नहीं सकते। अरे भाई जीत नहीं सकते तो जंग खत्म कीजिए। ये कहना नहीं चाहते हैं वो चाहते उधर से हो तो उधर से देखिए। एक बात और आगे कि मैं बता ली, क्योंकि इतने ज्यादा वो ऊपर हैं अब कि अब वो अगर कहें कि बस हम जंग खत्म करते हैं तब इनकी समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हो गया, क्योंकि वो अब इस वक्त अभी तो ये था कि भाई देखिए दब गया और इसने जंग खत्म कर दी। इस वक्त इतना क्लियर है कि कौन देखो बुलंद कौन है इस वक्त, कौन पस्त। तो वो अगर ये अनाउंस कर दे इस किस्म की कोई तंजीम, कोई स्कीम, कोई आइडिया आए, मेरे नजदीक तो ये मौका है भारत के लिए। भारत के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका से और बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं रूस से, दोनों से। को एक ग्रुप बनाए और ग्रुप एक नॉन अलाइंड ग्रुप बने जिसमें कि इस जंग को पीसफुली रिजॉल्व करने की बात की जाए। ये अगर हो, ये अगर रोल प्ले करे तो हिंदुस्तान के माथे पे एक बहुत ही खूबसूरत तिलक लग जाएगा। जी, आपने बहुत ही अहम बात कही, क्योंकि पिछले दिनों कुछ ऐसी खबरें मुसलसल आ रही थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बात की है, रूस से भी बात की है और जेलेंस्की से भी बात की है। हो सकता है डिप्लोमेसी में, बैक चैनल डिप्लोमेसी में और भी बहुत कुछ हो रहा हो, लेकिन इसमें जो आपने अब तक बात बताई वो ये कि ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है उसका काम यह है कि वो अगर कोई हमला हो तो उसको नाकाम करने की कोशिश करता है। लेकिन अमेरिका ने हवाई जहाज, जंगी जहाज नहीं दिए कि रूस में जाकर के वो हमले कर सकें। तो ये एक ऐसी सूरत में अगर ये जंग बढ़ी और यूरोप और कमजोर हुआ और यूरोप से जो मुख्तलिफ आवाजें आ रही हैं अमेरिका से दूर हटने की, अमेरिका पर डिपेंडेंसी खत्म करने की, रूस से मिलने की, तो क्या खुद अमेरिका के लिए उस किस्म का रूस सबसे 6 महीने बाद वाला या 1 साल बाद वाला अगर ये जंग जारी रही तो ये तो खुद अमेरिका के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसके एलाइज अगर कमजोर हो जाते हैं या बट जाते हैं तो सूरत हाल तो बिल्कुल और बदलेगी। आपकी एनालिसिस बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल यही होगा अगर आज अभी अनकरीब ये जंग कर। देखिए ये जो चीन और रूस की बातें हुई हैं इसमें भी, इस पे भी नजर रखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने चीन को अपना दुश्मन नहीं कहा है, अपना बड़ा कॉम्पिटिटर कहा है। और इन दोनों का साथ हो जाना इस वक्त जबकि यूक्रेन वेस्ट के हक में नहीं जा रहा है, तो एक तो ये मजबूती है। मेरे ख्याल में अब कहीं कोई चिंक दिखाई देगी आर्मर में, क्योंकि कहीं पीस दिखाई दे रही है, वरना अगर ये बढ़ गई तब तो ये कोई नहीं बचेगा। ना हम होंगे ना तुम होगे, बस ये ना अमेरिका होगा, ना रूस होगा, ना यूरोप होगा। ये फिर अच्छा, चीन को कंपटीटर कहना ये डिप्लोमेसी है या हकीकत है? क्योंकि इसमें एक चीज और जहन में आ रही है कि चीन ताइवान वाले मामले में अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ है, साउथ चाइना सी के मामले में, नॉर्थ कोरिया वाले मामले में जो हमेशा मुसलसल वो टेस्ट कर रहा है और मुसलसल इस साल के लिए जो डिटर्मिनेशन जो उन्होंने ऐलान किया है वो ये कि हम हथियारों को और मजबूत करेंगे और बढ़ाएंगे। उधर यूक्रेन वाली जंग में भी रूस के साथ वो खड़ा हुआ है। तो ये ऐसी हालत में जब चीन इतने कई और मिडिल ईस्ट में वो आ रहा है, सऊदी अरब से ताल्लुकात बेहतर कर रहा है,
अमेरिका के जाने की वहां से तैयारी है। तो ऐसी हालत में ये सिर्फ कंपटीटर है या दुश्मन है? नहीं, अब ये इंटरनेशनल अफेयर्स में यूं नहीं कहा जाता। हाँ। ये दुश्मन, ये एक अगली कोल्ड वॉर के चक्कर में है कि कोल्ड वॉर फिर से हो। देखिए, कोल्ड वॉर की जरूरत है, दुश्मन उधर हो, वरना रेथियन का क्या होगा? वरना ये जितने भी असलहों की बोइंग का क्या होगा? भाई, पूरी इकोनॉमी अमेरिका की जो है वो डिपेंड करती है, जो जो उसकी जो एज है अमेरिकन, वो आता है उसके असलहे। अरे भाई, असलहे सऊदी अरब को बेच बेच के, जीसीसी को बेच बेच के अरबों में। तो अगर पीस आ जाए, दुनिया में शांति स्थापित हो जाए, तो फिर इनका क्या होगा? ये तो बेरोजगारी के आलम में आ जाएंगे। इसलिए पीस मुजिर है। एक किसी न किसी तरीके से इसको चालू रखो। अगर ये ठंडी हो रही है, अरे भाई, सोवियत यूनियन गिरा तो इस्लामिक टेररिज्म आ गई। इस्लामिक टेररिज्म जो बहुत पहली, और तो उससे अब हटके अब रूस आ गया। अब रूस को ये समझ रहे थे कि रूस को हम निपट लेंगे तो चीन पे आएंगे। तो एक न एक दुश्मन, एक पर्दे के पीछे दुश्मन कोई ना कोई तलाश करता इंपीरियलिज्म और कॉरपोरेट कैपिटलिज्म की जरूरत है। और ये इसीलिए अगर पीस आई तो ये इनके टर्म्स क्या होंगे वो देखने के काबिल होगी बात। अच्छा, अब तक जो रूस का जो रुझान आमतौर पर नजर आता है, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो या और दूसरे इलाकों में भी, वो निस्बतन जंग को अवॉइड करने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। मसलन अभी तक यही था, लेकिन अब क्योंकि वो जंग में है, हाँ, तो इस वक्त बहुत ही ब्रूटली इस जंग को लड़ रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, ये जो यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से मिसाइल स्ट्राइक सिविलियन एरियाज पे की जा रही है, उसे भाई हम क्या करें? तुम आगे लड़ नहीं सकते, तुम हमको फंसाए हुए हो, तो फिर लो लड़ो या फिर पीस पे आ जाओ। अब ये है कि धीरे धीरे अब इन गुफ्तगू क्या हुई है वॉशिंगटन में, ज़ेलेंस्की वो कह रहे हैं कि भैया हमको और दे दो तो हम इनसे लड़ ले। वो कह रहा है भैया जितना हम दे सकते हैं उसी से लड़ो, इससे ज्यादा हम देंगे तो हमारी अलायंस टूट जाएगी। ब्रीफली ये है खेल। तो हम अब इसमें फंसे नहीं, दे सकते नहीं इतना कि ये जीते। नकुल साहब, ये बताइए कि आपने जो नतीजा दिया अब तक वो ये कि अमेरिका और उसके एलाइज अपने हथियार बेचने के लिए मुसलसल टेंशन चाहते हैं, कोल्ड वार उनकी जरूरत है। तो ये कोल्ड वार की जरूरत, आपको एक लंबा तजर्बा है, वो पहली कोल्ड वार जिसको हम अपने बचपन में समझते थे कि वो दो ब्लॉक्स हैं और उसमें पूरी दुनिया बटी हुई है, उसको कोल्ड वार हम बाद में समझे। तो ये अब कोल्ड वार किस किस्म की, कैसी कैसी चाहते हैं, क्या हो सकता है, इम्कान क्या है? देखिए, ऐसा है कि अभी हाल में मैंने तस्करा किया था, ये जो मैक्रोन ने अपने डिप्लोमेट्स को बुला के सितंबर के महीने में बातें की थी, उसमें उसने कहा कि अब ये जो 300 साल हम लोगों ने जो हेजेमनी बनाई थी अब वो जा रही है। उस हेजेमनी में उसने कहा था फ्रांस, बर्तानिया, अमेरिका, इन सब का कंट्रीब्यूशन था। फ्रांस उसने कहा कल्चर, इंग्लैंड उसने कहा इंडस्ट्री, अमेरिका उसने कहा वॉर। यानी ये अमेरिका का यही, मैं कोट कर रहा हूं, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस को कोट कर रहा हूं कि ये अमेरिका का कंट्रीब्यूशन रहा है उसके हिसाब से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जंग से जो हथियार बिके और उसके बाद जो एक मसलन अब गल्फ में मसलन एक टेंशन बनाए रखना ईरान के मामले को लेके, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि ईरान कहता है कि भाई हम फलस्तीन इशू को सऊदी छोड़ दे, जीसीसी छोड़ दे, हम नहीं छोड़ेंगे। अब यह है कि इससे उसको तो मार ही दिया, कद्दाफी को, जो नहीं छोड़ रहा था।
अब ये एक तो पहलू ये है कि इनको किसी तरह से मैनेज करना, ये इस इशू पे अपनी पोजीशन बदल नहीं रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर यहाँ पे खलबली रहेगी तो जितने भी ये जीसीसी वाले हैं, ये इनके पास अरबों खरबों पैसा है, डॉलर हैं, ये खरीदते रहते हैं हथियार। कुछ किसी हद तक चले यमन में, वहां करोड़ों अरबों खर्च करने के बाद न चल पाए। अच्छा, अब इस वक्त यूक्रेन का मामला है, अब उसमें खुद ये अपने असलहे दे रहे हैं, खरीद कोई नहीं रहा है। लोग जानते नहीं है, जैसे गल्फ पे जो लड़ाइयां हुई थी, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, यानी उसके बाद उन्होंने अमेरिकन ने एक बिल पेश किया था जीसीसी को कि साहब ये है, खतरा हुआ है, आप लोगों के लिए हम लड़े, पैसे दीजिए। तो लड़ाई में खुद हिस्सा लेना, मर्सनरीज का इस्तेमाल करना और असलहों का बेचना, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कामिल है अमेरिका की, और वो किसी न किसी तरीके से उसको चलना चाहिए। अगर दुनिया में अगर दुनिया से एक जादू से बीमारियां उड़ जाएं तो डॉक्टर भूखे मर जाएंगे, समझे साहब। वैसे ही अगर दुनिया से में शांति आ जाए तो हथियार वाले मर जाएंगे। ये आज की कहानी नहीं है। तो क्या यमन जंग जो थी या है, जो अभी चल रही है और सीज फायर है और नहीं के बीच में है, क्या वो जो हथियार इकट्ठे हो गए थे उनको वो खाली कराने का इंतजाम था कि फिर और हथियार अगली खेप देने का? एक तो देखिए, एक चीज और होती है, एक ये जो हथियारों का जो मार्केट है उसमें ये की ट्रायल की, एक्सपेरिमेंटेशन कि देखें कहाँ कौन सा हथियार चल रहा है। एक बहुत दिलचस्प बात सद्दाम हुसैन ने हमारे एक डिप्लोमेट राजन अभ्यंकर से कही थी, बहुत मजे की बात। उसने कहा कि ईरान से झगड़ा चल रहा था, उसने कहा देखो वहां से ये मिसाइल आई है, कभी वो ये मिसाइल इसलिए आई है क्योंकि वो देखना चाह रहा है कि तुम्हारे पास क्या है, ये कैलकुलस में लेके रिस्पॉन्ड करना। वो ये लेक्चर दे रहा है हमारे डिप्लोमेट को। तो यानी एक्सपेरिमेंटेशंस भी हो रहे हैं, वो इस वक्त यहाँ भी हो रहे हैं। रूस भी कर रहा है, बाय द वे। आर्म्स की इंडस्ट्री में रूस भी कम नहीं है, बहुत आगे। जी 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 जी। लेकिन अभी जो महज उसका महज यही धंधा नहीं है, उसका धंधा है एनर्जी। हाँ, तो वो बड़ा एक बुनियादी फर्क जो नजर आया, अमेरिका हथियार और रूस एनर्जी। अमेरिका ये नहीं, अमेरिका एक स्लो धीरी लड़ाई अगर चलती रहे जिसमें हथियार भी बिकते रहे और दुनिया खत्म भी ना हो जाए, ऐसा भी ना हो जाए कि वो रशिया न्यूक्लियर के ऊपर उतर आए, वो उतर आया तो फिर यूरोप खत्म, आप खत्म, हम खत्म, सब खत्म। ये ना हो, एक कंट्रोल्ड किस्म की कंटिन्यूटी रहे जंग के मैदान में, ताकि इनके असलहे बिकते रहें। ये एक बिल्कुल, यानी ये बिल्कुल रूल ऑफ थंब है, इसके बगैर कुछ नहीं होता। अच्छा, अभी ताजा जो मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर है वो ये कि इजराइल में हार्ड लाइन ऐसी हुकूमत आई है जिसमें खुद इजराइल में मुखालफत हो रही है, फिलिस्तीनी भी उससे एक तरह से एप्रीहेंशन में है, दुनिया के मुल्क। और इस वक्त यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया जनरल असेंबली ने, जिसमें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हेग से ये सवाल किया है कि इजराइल के जरिए फिलिस्तीनी जो जमीन है उस पर कब्जे पर आप अपनी राय दें। तो इस राय मांगने की क्या कुछ इसके मीनिंग हो सकते हैं, क्या मकसद हो सकता है? ये इशारा दिया जा रहा है नेतन्याहू साहब को कि आप देखिए, दुनिया, पहले तो नेतन्याहू वॉशिंगटन चलाते थे, अगर आपको याद हो ओबामा के जमाने में
ये ओबामा की मर्जी के बावजूद अमेरिका की सेनेट और कांग्रेस को एड्रेस करके आ गए। वो कहता रह गया कि नहीं, अभी इनको हम वेलकम करने वाले नहीं। तो एक जमाना तो वो था। अब हालात ये है, अब हालात ऐसे हो गए हैं दुनिया के कि अब चौधराहट वो पुरानी वाली नहीं है। इनके जो यार हैं, इनके जो आका हैं, इनके जो सरबराह हैं, वो अब इस पोजीशन में नहीं हैं। लिहाजा अब इनको जरा सा मुहतात होके चलना पड़ेगा। और ये सारे जितने यूएन की एजेंसीज थी, यूएन पूरा खुद अमेरिका चलाता था। अब ये इशारा अमेरिका के इशारे के बगैर नहीं हो सकता। इसके अंदर अमेरिका का भी इशारा दाखिल है। अच्छा, ये जो नई सरकार आई है उसमें दो चीजें बहुत ही अहम है जिस पर लोगों को ऐतराज है। एक तो ये कि वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियां बढ़ाई जाएं, यरूशलेम का यहूदी पहचान बने, और ये कि उनका जो मजहबी एक अकीदा है कि उनकी कोट अनकोट मदरलैंड पर सिर्फ उनका इख्तियार है, उसको पूरी तरह से पुख्ता किया जाए। उसको क्या लगता है आपको, ये वाकई को बात आगे बढ़ पाएगी? ये एक तो इन्होंने सरकार, इनके नेतन्याहू साहब के सर के ऊपर एक डैमोक्लिस सॉर्ड लटकी हुई है, वो है करप्शन चार्जेस। वो करप्शन चार्जेस के वो यानी एक ऐसी बारिश बाहर इतनी तेज हो रही है कि वो बरामदे में रहना चाहते हैं। तो वो ये पावर उनके लिए बरामदा है, किसी न किसी सूरत से वो यहाँ हैं। आप जानते हैं, हम जानते हैं कि ये बहुत देर चल नहीं सकती। एब्राहमिक अकॉर्ड्स के ये खिलाफ है। अभी हाल में चीन से सऊदी अरेबिया का बहुत ही मार्कतुल आरा समझौता हुआ है। तो दुनिया इस वक्त बदल रही है, और ये समझौता जो मुझे एक पहलू और भी देखें कि पावर करप्ट भी करती है, पावर मॉडरेट भी करती है। अगर आप लोगों को वो एलिमेंट्स जो कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट है, अगर आपको पावर चाहिए, सत्ता चाहिए, तो आपको थोड़ा सा अपना हाथ रोकना पड़ेगा हमारे साथ रहने के लिए। अब ये देखिए कब तक ये होता है। जब एक दिन ये इनका जो इनके अंदर एक अलामत है एंटी पैलेस्टीनियन, और ये कि बिल्कुल ये सारा ज़ायनिज्म, यानी ज़ायनिज्म का एंड पॉइंट कि सब हमारा है। तो ये बहुत ही ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो भारत में सरकार आई है वो तो सरकार आने के बाद जिम्मेदार ना बना करके कुछ दूसरे रास्ते पर चल रही है। ऐसा भी हो सकता है वहां भी। हाँ, देखिए, अब ये बड़ी दिलचस्प बात आपने कही, क्योंकि यहाँ की सरकार जो है, और यहाँ मसलन आरएसएस और सरकार, ये इस किस्म के एक्सट्रीमिस्ट व्यू से क्या खुश होगी, क्योंकि इजराइल से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। हम भी ये समझते हैं कि उनको उनके हुकूक मिलना चाहिए, वो जितने जो जैसे पुराने थे वैसे ही हो जाएं, जैसे हम अपने पूर्वजों के जमाने में जैसे थे हम वैसे हो जाएं। ये एक तालमेल है, लेकिन इस हद तक ये देखने की चीज होगी, ये देखने की। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने बहुत ही तफसील से आपने यूक्रेन जंग के अब तक के होने वाले नतायज के बारे में, और इसके अलावा इजराइल में क्या कुछ हो रहा है, और इस पूरे खित्ते में किस किस्म के हालात हैं, जिसमें आपने ये बताया कि जो हथियार बनाने वाले हैं अमेरिका, वो कोल्ड वार चाहते हैं, लेकिन साथ साथ अपने हथियारों की इंडस्ट्री भी जारी रखना चाहते हैं। ये बहुत ही अहम है। हम आपसे हर मौके पर बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।